नमस्कार, मनी मैटर्स फॉर वुमेन में आपका स्वागत है। आज हमारी खास पेशकश टैक्स पर बातचीत करेंगे। आपके सवालों के जवाब देने के लिए बलवंत जैन अपना पैसा.com से हमारे साथ है। बलवंत जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है कार्यक्रम में। और आज टैक्स पर खास करके चर्चा होने वाली है। चलिए आइए एक नजर डालते हैं शो में आज खास क्या रहने वाला है। टैक्स पर चर्चा होगी, यानी कि आपके सवालों के जवाब तो हम लेंगे ही, साथ ही टैक्स ट्रिविया भी जानेंगे एक्सपर्ट की नजर से, यानी कि टैक्स की ऐसी कुछ खास बातें जो शायद आपको नहीं मालूम। इसके अलावा कॉमन टैक्स मिथ्स क्या हैं, यानी कि गलत धारणाएं जो अक्सर टैक्स को लेकर होती हैं, जिसकी वजह से आप गलत ऑप्शन चुनते हैं या फिर आपको लगता है कि एटीसी में लिमिटेड ऑप्शन है। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे बलवंत जैन से। शुरुआत करते हैं मिथ्स से। कॉमन टैक्स मिथ्स की अगर मैं बात करूं बलवंत साहब, तो क्या ऐसे कॉमन मिथ्स हैं जो अक्सर लोगों के दिमाग में रहते हैं और इसीलिए टैक्स सेविंग के लिए भी जब हम विकल्प चुनते हैं वहां पे भी गलती हो जाती है? देखिए, ऐसा है जैसे आपने इन्वेस्टमेंट के एंगल से पूछा है कि क्या टैक्स सेविंग टैक्स के मिथ है, तो नॉर्मली लोग समझते हैं कि एटीसी में जो है वो LIC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का ही डिडक्शन मिलता है, या जैसे बच्चों की ट्यूशन फी जितने भी बच्चे हैं उनके सबके लिए मिलती है। ऐसा नहीं है। एटीसी का जो डिडक्शन है वो आपको बहुत सारी आइटम है, जिसमें आपका EPF है, PPF है, NSC है, ELSS है, आपका जो हाउसिंग लोन है उसका रीपेमेंट है, NSC है, और बाकी सब का जो सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो आपका टेम्परामेंट हो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो ओवरऑल लिमिट है वो 1 लाख रुपया है। इसके साथ जो ATCCD में जो NPS का डिडक्शन है वो भी साथ, जो ओवरऑल लिमिट है डिडक्शन की वो 1 लाख रुपया है, तो उसमें भी NPS भी शामिल आ जाता है। बलवंत साहब, क्योंकि इतने सारे विकल्प हैं, इसलिए अगर आप एक एक करके हम मिथ्स के बारे में बात करें तो शायद दर्शकों के लिए भी समझना आसान होगा। एक कॉमन मिथ है, उससे शुरुआत करती हूँ। पहला जो मिथ है, ऐसा मानते हैं कई लोग कि शायद टैक्स मेरा कट गया, TDS अगर कट गया तो फिर मुझे ITR में नहीं दिखाना या फिर रिफंड भी नहीं मिलेगा। उसको कैसे एड्रेस करेंगे आप? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि नॉर्मली लोग समझते हैं कि मेरा TDS कट गया तो वो मेरे को रिफंड नहीं मिलेगा। ये गलत बात है। अगर आपकी जो इनकम है, टोटल इनकम है, उस पर अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बिल्कुल नहीं बनती है, और अगर आपका जो इनकम है उसमें TDS कट गया, जो नॉर्मली जो बैंक FD वगैरह में जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है उस पर TDS कट जाता है, तो वो ऐसी बात नहीं है। अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, या अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी आपकी TDS से कम है और आपका ज्यादा TDS कट गया है, तो आप आपका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और जो आपका जो ज्यादा टैक्स कट गया है उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपका TDS कटा है, वो पैसा आपके हाथ में से गया। अगर आपकी टैक्स की देनदारी नहीं बनती है तो जो एक्सेस TDS कटा उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं रिटर्न फाइल करके। चलिए, बहुत अच्छा। साथ ही दूसरा मिथ अगर मैं बात करूं, दूसरी जो गलत धारणा लोगों के मन में है वो ये कि जो टैक्स फाइलिंग का प्रोसेस है बहुत TDS है, इसमें पैसे भी लगते हैं, समय बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन अब क्योंकि ऑनलाइन भी आप अपना टैक्स रिटर्न भर सकते हैं, कितना आसान हो गया प्रोसेस? पल्लवी, टैक्स रिटर्न फाइल करना वैसे बहुत सरल हो गया अगर आपका रिटर्न बहुत सिंपल है, जैसे सैलरी इनकम है या जो इंटरेस्ट इनकम वगैरह है। अगर बिजनेस इनकम है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और जहां तक प्रश्न ऑनलाइन फाइलिंग का है, तो जो सॉफ्टवेयर है वो इनकम टैक्स की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। वो एक्सेल की फाइल रहती है, और अगर आपको एक्सेल चलाना आता है तो आप आराम से जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, और अपने आप उसको फाइल को जो ऑनलाइन है रिटर्न को वो अपलोड कर सकते हैं। पर मेरा सुझाव आम दर्शक को रहेगा कि आप हाथ से रिटर्न नहीं भरे, जहां तक हो आप प्रोफेशनल जो क्वालिफाइड लोग हैं उनकी मदद ले, जिससे वो आपकी रिटर्न फाइल करने में मदद करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट और टैक्स प्लानिंग है उसमें मदद कर पाएंगे। जो आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट वगैरह है उसमें वो आपको बेहतर ऑप्शन सुझाव दे सकते हैं, जिसका शायद आपको आइडिया भी नहीं होगा। चलिए, तो यानी मिथ क्या है वो भी बलवंत जैन ने आपको बताया, और साथ ही रियलिटी क्या है वो भी उन्होंने बताई, यानी कि बिल्कुल भी ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है। और आज के समय में ऑनलाइन क्योंकि सुविधा आपको मिल गई है, आप ऑनलाइन भी अपना टैक्स रिटर्न भर सकते हैं, एजेंट की भी मदद ले सकते हैं, खुद भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा जो कॉमन मिथ है जिस पर आज हम चर्चा करें, पैन कार्ड अगर मेरे पास है क्या जरूरी है मैं ITR भरूं? इस तरह के कई सवाल भी शो पर आते हैं। पैन कार्ड से और क्या फायदे हो सकते हैं, क्योंकि ये हम जानते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए पैन कार्ड जरूरी है, लेकिन आज के डेट में एक स्टूडेंट भी पैन कार्ड रखता है, कोई वर्किंग हो वो भी पैन कार्ड रखता है, हाउसवाइफ्स के लिए भी पैन कार्ड होता है। तो ITR से कैसे इसको आप लिंक करेंगे? पल्लवी, ऐसा है कि
ये जो ये मिथ है वो गलत है। आपके पास अगर पैन कार्ड है, पैन नंबर है, तो जरूरी नहीं आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। दोनों अलग अलग चीज है। आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो जवाबदारी है वो निर्भर करती है आपकी इनकम कितनी है, जो आपकी जो कुल इनकम है, और डिडक्शन के पहले अगर जो एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो ही आपको रिटर्न भरना पड़ेगा, या आपकी कोई फॉरेन में असेट वगैरह है तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। सिर्फ आपके पास पैन नंबर है या पैन कार्ड है और आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, वो जरूरी नहीं है। पर पैन आपके पास है, उसका बहुत फायदा होता है। अगर आपको कोई इनकम आती है जिसमें टीडीएस कटता है, तो अगर आपके पास पैन नंबर है तो आपकी जो टीडीएस की रेगुलर रेट उसके हिसाब से लगेगा। और अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है, तो जैसे बैंक एफडी है जिसमें नॉर्मल टीडीएस की रेट 10% है, परंतु अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो बैंक आपकी इनकम पे टीडीएस काटेगा, और वो जो टीडीएस कटेगा, चूंकि आपका पैन नंबर नहीं है तो उसकी क्रेडिट भी आपको नहीं मिलेगी। तो जो पैन नंबर सबके पास होना चाहिए, जिनको भी कोई भी इनकम मिलती है, और कई जगह पे पैन नंबर है, पैन कार्ड है, वो एज एन आइडेंटिफिकेशन प्रूफ भी एक्सेप्ट किया जाता तो है। पैन कार्ड के फायदे क्या है वो भी हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया। लेकिन टीडीएस का आपने जिक्र किया, टीडीएस से जुड़ा हुआ एक और मिथ है, या फिर ये यूं कहें कि गलत एक धारणा है, वो ये कि अगर टीडीएस मेरा कट गया है तो मुझे आईटीआर में दिखाने की जरूरत नहीं है। चाहे फिर ये बात बैंक एफडी पे लागू हो या और भी जगह जहां भी आपका एट सोर्स अगर टैक्स डिडक्ट हो रहा है, उसको आप कैसे बताएंगे और कैसे उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? पल्लवी, ऐसा है कि आपका टीडीएस जो कटता है वो एक तरीके से टैक्स कलेक्शन का जरिया है। वो आपकी जो पेमेंट की जो लाइबिलिटी है वो पूरी की पूरी डिस्चार्ज नहीं होती है। तो जैसे लोगों को में मिथ है कि जो ये मेरी बैंक एफडी या आरडी अकाउंट में जो मेरा इंटरेस्ट आता है, अगर बैंक ने टीडीएस काट दिया तो मेरी टैक्स की देनदारी का निर्वाह हो गया, वो गलत है। आपकी बाकी जो इनकम है, जैसे अगर आप सैलरीड है और दूसरी भी इनकम जैसे इंटरेस्ट वगैरह एफडी वगैरह पे आती है, आरडी वगैरह पे आती है, तो वो आपको पूरी इनकम बतानी पड़ेगी, उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। और फिर आपकी जो एप्लीकेबल स्लैब रेट होगी, 10% का टीडीएस कटा है और अगर आप 10% की स्लैब में ही है तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं आएगी। परंतु अगर आप 30% की स्लैब में है तो जो 20% का डिफरेंस है वो आप जब रिटर्न भरेंगे वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए मिथ नंबर 5 पे आते हैं। पैन कार्ड की हमने बात की, टीडीएस की भी बात आपको हमारे एक्सपर्ट ने समझाई, लेकिन एक और जो गलतफहमी लोगों के मन में होती है वो ये कि 31 जुलाई तक उनको आईटीआर फाइल करना होता है। अगर वो डेडलाइन आपने मिस की तो शायद आप उस साल का आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। क्या है रियलिटी? पल्लवी, ऐसा है कि जो नॉर्मली जो सैलरीड है या जो बिजनेस करते हैं और जिनकी टैक्स ऑडिट नहीं होती है, तो उनकी जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई रहती है, जो साल खत्म हो गया उसके बाद वाले की। 31 जुलाई की अगर आप डेडलाइन चूक गए तो ऐसा नहीं कि आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, आप रिटर्न बाद में जरूर फाइल कर सकते हैं। रिटर्न आप एक साथ में 2 साल के फाइल कर सकते हैं। जो साल फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया उसके 2 साल के बाद तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जैसे 31 मार्च 2014 का रिटर्न है वो 31 मार्च 2016 तक फाइल कर सकते हैं। परंतु अगर आप 31 जुलाई की डेडलाइन चूक गए तो जो रिटर्न आपने इनकम टैक्स का फाइल किया है उसको रिवाइज नहीं कर सकते। तो अगर आपने 31 जुलाई के पहले इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया है और आपको लगता है कि आपके इनकम टैक्स के रिटर्न में कोई भूल हो गई है, कोई गलती हो गई, कोई इनकम गलत बता दिया, बताना भूल गए, तो आप रिवाइज कर सकते हैं। परंतु 31 जुलाई के बाद में अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो आप रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकते। और जो रिटर्न अगर आप 1 साल के भीतर नहीं फाइल करते हैं तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो आपके ऊपर 5,000 रुपए की पेनल्टी भी लगा सकता है। परंतु पेनल्टी लगाने के पहले वो आपको शो को नोटिस इश्यू करेगा और आपको आपका जो कारण है, कोई जेन्युइन रीजन होगा, वो एक्सप्लेन करने का चांस जरूर मिलेगा। चलिए, यानी कि 31 अगर आपने जुलाई की डेडलाइन मिस करी, 31 मार्च यानी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात जो हमारे टैक्स एक्सपर्ट ने बताई वो ये कि आप पिछले 2 साल का, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर का भी आप आईटीआर एक साथ फाइल कर पाएंगे। आखिरी मिथ आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट कई लोगों को इस तरह की गलतफहमी होती है कि क्या सिर्फ एलआईसी से ही बेस्ट ऑप्शन है, अगर मुझे टैक्स बचाना है एलआईसी पॉलिसी कोई सजेस्ट की जाए। आप बताइए 80C के अलावा और कहां पर मैं टैक्स छूट ले सकती हूँ? देखिए पल्लवी, जैसे आप बता रहे कि लोगों को है कि मेरे को अगर टैक्स बचाना है तो एलआईसी सबसे बढ़िया ऑप्शन है। जैसे कई बार मैं बाकी शो में भी कह चुका हूं कि एलआईसी आप सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं खरीदे। एलआईसी है वो आपका जो रिस्क कवर है, लाइफ का रिस्क कवर के लिए होना चाहिए। और किस में इन्वेस्ट करना चाहिए वो डिपेंड करता है आपका इन्वेस्टमेंट ओरिजिन क्या है और आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा है। अगर आपका रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कम है तो आप पीपीएफ में पैसा डालिए। अगर आपके पास टाइम ओरिजिन ज्यादा है, रिस्क भी ले सकते हैं, तो आप इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में भी पैसा डाल सकते हैं।
तो ये तो जैसे एटीसी के डिडक्शन की हो गई। आप एनपीएस में भी पैसा डाल सकते हैं, अपनी आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसका 10% तक डाल सकते हैं। इसके अलावा राजीव गांधी स्कीम है, उसमें भी आप 50,000 रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको 25,000 का डिडक्शन मिलेगा। परंतु उसके लिए कंडीशन है कि आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होने चाहिए। आपका पहले डिमेट अकाउंट या तो नहीं होना चाहिए, या डिमेट अकाउंट है उसमें शेयर्स वगैरह नहीं होने चाहिए। बलवंत साहब, बहुत सारे मिथ्स हैं जिसको लेकर आपने डीमिस्टिफाई उनको एक तरह से किया है, जो गलत धारणाएं हैं लोगों की, वो इस शो के जरिए हमने कोशिश की है, खास करके हमारी महिला दर्शकों के लिए हमने बताने की कोशिश की है। लेकिन बहुत सारे सेक्शंस हैं और काफी कंफ्यूजन भी हो जाता है जब हम अपना टैक्स डिक्लेरेशन देते हैं। इनफैक्ट अब अप्रैल का महीना स्टार्ट हुआ है, नया फाइनेंशियल ईयर है, ऐसे में बहुत सारे सेक्शंस हैं जो में टैक्स डिक्लेरेशन का फॉर्म होता है। एटीसी में सब जानते हैं, पीपीएफ वगैरह वगैरह बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपने जिक्र भी किया। लेकिन 80D भी एक सेक्शन है, 80CCC, इस तरह के ढेर सारे सेक्शंस हैं। अगर आप एक एक करके सिंप्लीफाई कर सके हमारे दर्शकों के लिए कि कहां-कहां वो टैक्स छूट ले सकते हैं। देखिए पल्लवी, जैसे बताया कि अगर आपने होम लोन लेके रखा हुआ है तो आपको जो डिक्लेरेशन आपके एम्प्लॉयर को देना है, आप इंटरेस्ट का 24B में डिडक्शन ले सकते हैं, और जो रीपेमेंट प्रिंसिपल रीपेमेंट है उसका आपको 80C में मिल जाएगा। उसके साथ में बाकी आइटम भी है, जैसे आपका इंश्योरेंस प्रीमियम है, बच्चों की फीस है, पीपीएफ वगैरह। इसके अलावा मेडिक्लेम का है, जैसे मेडिक्लेम का आपकी फैमिली के लिए 15,000 रुपये तक का है। आपके पेरेंट्स का भी अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसका अलग से 15,000 रुपये पेमेंट क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या आप खुद सीनियर सिटीजन है तो ये 15 की जगह 20,000 हो जाएगा। तो अगर आप खुद सीनियर सिटीजन, आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो कुल मिला के आप 40,000 का 80D में डिडक्शन। चलिए, बहुत सारे सेक्शंस हैं और बलवंत साहब इस तरह सेक्शंस पे आप चर्चा करते रहेंगे तो इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हो गया, इसलिए आपको रोक रही हो। ब्रेक से जब हम लौटेंगे तो सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि जो सवाल आपने हमें ईमेल के जरिए भेजे हैं टैक्स से जुड़े हुए, क्योंकि बलवंत साहब खासकर की टैक्स पर आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, उन पर चर्चा होगी। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद और टैक्स से जुड़े हुए सवालों को पर बातचीत करते हैं। वेलकम बैक। महिलाओं के लिए खास पेशकश मनी मैटर्स फॉर वुमेन जारी है। बिना वक्त जाया करें सीधे अब सवालों पर का रुख करते हैं। पहला सवाल जो है नीलम जी का है, गुजरात वडोदरा से इन्होंने सवाल भेजा है। जानना चाह रही हैं कि जो 15G फॉर्म होता है इसका खास पर्पस क्या है? टीडीएस जैसे बचाने के लिए हम इसको जमा करते हैं। साथ ही इन्होंने जानना चाहा है कि ये कैसे कैलकुलेट होगा, यानी कि जो टोटल इनकम की बात हो रही है, ग्रॉस टोटल कैसे डिसाइड हो रहा है 80C के डिडक्शन के बाद या कैसे? इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताइए। पल्लवी, 15G जो फॉर्म है वो आप उनको दे सकते हैं जो आपको इनकम क्रेडिट करते हैं, आपको पेमेंट करते हैं, और विद रिक्वेस्ट कि भाई मेरा टीडीएस नहीं काटा जाए। तो 15G फॉर्म देने के लिए 2 कंडीशंस होनी सेटिस्फाई करना जरूरी है। एक तो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो नील होनी चाहिए, मतलब आपकी जो टोटल इनकम है, ये जो डिडक्शन LIC और मेडिक्लेम और बाकी इनका निकलने के बाद में 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है कि जो नेचर की इनकम आपको मिल रही है, जैसे बैंक इंटरेस्ट है, तो कुल मिला के सब बैंक एफडीज का इंटरेस्ट मिला के 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो ये आप 15G फॉर्म दे सकते हैं बैंक को। चलिए एक और सवाल शामिल करते हैं, ये भी ईमेल के जरिए कंस्ट्रक्शन लोन की बात कर रही हैं। मुग्धा का सवाल है दिल्ली से। इन्होंने मेंशन किया है प्लॉट पर लोन है, बोरोवर इनके हस्बैंड और दोनों ही हैं, लेकिन ये सेकेंडरी एप्लीकेंट है, हस्बैंड प्राइमरी एप्लीकेंट है। अब जो यहाँ पर कैच है वो ये कि लैंड इनके नाम से है लेकिन ये हाउसवाइफ है, टैक्स छूट क्या हस्बैंड ले सकते हैं? पल्लवी, ऐसा है कि जो होम लोन के जो टैक्स बेनिफिट है उसके लिए 2 कंडीशन है। एक तो आपकी उसमें ऑनरशिप होनी चाहिए, आपने खुद में पैसा कंट्रीब्यूट किया हुआ होना चाहिए, और जो लोन आप ले रहे हैं उसमें को बोरोवर होना चाहिए, और उसके लोन की सर्विसिंग करनी चाहिए। अब जैसे इन्होंने बताया मुग्धा ने कि इन्होंने प्लॉट उनके नाम से, तो जो कंस्ट्रक्शन होगा वो भी उसकी ऑनरशिप भी इनके नाम से ही होगी और इनकी ऑनरशिप रहेगी। भले इनके हस्बैंड उसकी लोन की सर्विसिंग कर रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि अगर इनकी हस्बैंड की ऑनरशिप अगर उस घर में है, अगर घर में ऑनरशिप नहीं है तो उनके हस्बैंड क्लेम नहीं कर सकते। मेरा सुझाव रहेगा कि जो लैंड है उसका थोड़ा हिस्सा ये अपने हस्बैंड को ट्रांसफर कर देगा, और ये जो लैंडर है उनकी सहमति से कर सकते हैं। तो ये अगर ये ऐसा कर देते हैं तो इनके हस्बैंड भी जो लोन की सर्विसिंग कर रहे हैं उस पर टैक्स बेनिफिट क्लेम कर पाएंगे।
चलिए, तो आज इतने ही सवाल इस सेक्शन में हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप भी अपने सवाल भेज सकती हैं हमारे एक्सपर्ट से। जो भी आप पूछना चाह रही हैं, चाहे ईमेल के जरिए या फिर एसएमएस करना चाहती हैं आप, शी हमारा कोड है, शी लिखकर स्पेस देकर आप एसएमएस करें उसे 57575 पर। साथ ही ईमेल कर सकती हैं she@znetwork.com पर। याद रहे, ईमेल में अपना फोन नंबर जरूर शामिल करें। अगली दफा जब हम आएंगे आपके सवालों को, ज्यादा से ज्यादा सवालों को शामिल करने की कोशिश कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही था, इसलिए बलवंत साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए। फिलहाल मनी मैटर्स फॉर वुमेन से इतना ही। नमस्कार।